चोल साम्राज्य, तीसरा अध्याय। चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक। 9वीं सदी में उदित चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत प्रायद्वीप में एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। किसने? 9वीं सदी में चोल साम्राज्य ने। चोलों का एक शक्तिशाली नौसेना का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के समुद्री व्यापार का मार्ग प्रशस्त करा, श्रीलंका और मालदीव को जीत लिया। उसका प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया के दूर देशों तक पहुंचा। चोल साम्राज्य को मध्यकालीन दक्षिण भारतीय इतिहास की चरम परिणति कहा जाता है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। आरंभ में वो पल्लवों के सामंत थे। 850 में उन्होंने तंजौर पर कब्जा कर लिया। 9वीं सदी के अंत तक चोल कांची के पल्लों को पराजित कर चुके थे, पांड्य की शक्ति का हरण कर चुके थे। इस प्रकार अब तक का पूरा तमिल देश यानी टोई इंडुलम उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया था। लेकिन राष्ट्रकूट के मुकाबले अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना उनके लिए बहुत कठिन था, जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं। तभी कृष्ण ने चोल राजा को हराकर उनके साम्राज्य के उत्तरी हिस्से को अपने राज्यों में ला लिया था। चोलों के लिए बहुत बड़ा आघात था, लेकिन वो शीघ्र ही इससे उभर गए। खासतौर पर 965 में कृष्ण की मृत्यु के उपरांत राष्ट्रकूट साम्राज्य का विघटन के बाद राजचोल और राजेंद्र प्रथम का शासनकाल। सबसे प्रसिद्ध चोल शासक राजा राजराज और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 तक के रहे। राजा अपने पिता के जीवन काल में युवराज नियुक्त कर लिए गए थे। सिंहासनरूढ़ होने के पूर्व ही प्रशासन और युद्ध का काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुका था। उसने त्रिवेंद्रम के चेरों की सेना को ध्वस्त कर दिया और कोइनौल पर हमला कर दिया। उसके बाद मदुरै पर आक्रमण कर दिया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया। उसने श्रीलंका पर भी चढ़ाई कर दी और इसके उत्तरी हिस्से को जीत कर अपने साम्राज्य में ला लिया। इन सैनिक कार्रवाइयों का उद्देश्य अंशतः यह था कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। कोरोमंडल तट पर और मालाबार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार के केंद्र थे। राजराज के नौसैनिक पराक्रम का एक उदाहरण मालदीव की विजय थी। राजराज ने गंगा के क्षेत्र में उत्तर पश्चिम प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और वेंगी राज्य की ईंटों से ईंट बजा दी। राजराज की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेल देशों में पूर्णतः पराभूत करके अपने साम्राज्य में ला लिया। श्रीलंका के विजय की परिणति तक पहुंचाते हुए वहां के राजा रानी के मुकुट और राष्ट्र चिन्ह को कब्जे में कर लिया। श्रीलंका में अगले 50 वर्षों तक चोल नियंत्रण से मुक्त नहीं हो पाया। राजराज और राजेंद्र प्रथम ने अनेक स्थानों पर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाकर अपनी विजयों को स्मृति में स्थायित्व प्रदान किया। इसमें सबसे प्रसिद्ध तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, जो 1010 में पूरा हुआ था। चोल शासकों ने इन मंदिरों की दीवारों पर लंबे लंबे अभिलेख उत्कीर्ण कराने का चलन प्रारंभ किया। उनकी जीतों को ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे, इसलिए हमें चोलों के विषय में उनकी पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी है। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में एक अत्यंत उल्लेखनीय नौसैनिक अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया था। चोल सेना ने गंगा को पार करके स्थानीय राजाओं को पराजित किया। 1022 ईस्वी में चोल सेनापति के नेतृत्व में इस अभियान में उसी मार्ग का अनुसरण किया गया था जिससे होकर महान विजेता समुद्रगुप्त ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र ने गंगईकोट चोल के विरुद्ध धारण किया, अर्थात गंगा का चोल विजय था। उसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई और उसका नाम गंगईकोट चोलपुरम अर्थात गंगा राज्य के चोल विजेता का नगर रखा। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में इससे भी अधिक उल्लेखनीय सैनिक पराक्रम का उदाहरण श्री विजय साम्राज्य पर किया गया आक्रमण था। इस बार आक्रमण किया गया था चोल नौसेना ने। कुछ समय की श्रीहीनता के बाद 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो उठा। अब उसने मलय प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा आसपास के द्वीप शामिल थे। चीन की ओर जाने वाले समुद्री व्यापारी मार्ग पर श्री विजय साम्राज्य का नियंत्रण था। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे और चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। शैलेंद्र शासकों ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया। उसके अनुरोध पर राजेंद्र ने विहार का खर्च चलाने के लिए एक गांव दान में दिया। दोनों के बीच अनबन का कारण स्पष्ट ही था कि चोल राज्य भारत की व्यापार की बाधाएं दूर करना चाहता था। चीन के साथ चोल व्यापार का विस्तार करना चाहता था। इस अभियान में चोलों ने कंडाराम
कड़ा और मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के कई ठिकाने जीत लिए। कुछ काल तक चोल नौसेना इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्तिशाली नौसेना बनी रही। बंगाल की खाड़ी की हैसियत से चोल झील सी हो गई। चोल शासकों ने चीन को कई राजदूत मंडल भेजे। यह आंशिक रूप से कूटनीतिक थे और आंशिक रूप से व्यापारिक। चोल राजदूत मंडल 1016 और 1033 में चीन पहुंचे। चोल राज का 70 व्यापारियों वाला एक दूत मंडल 1077 में चीन पहुंचा और एक चीनी विवरण के अनुसार उसे नजराने के तौर पर भेजे गए कांच के बर्तनों, कपूर, कमरराब, गेंडे के सींगों, हाथी के दांतों के एवज में तांबे के सिक्के की 81,800 मालाएं प्राप्त हुई। व्यापार में लाई गई सभी वस्तुओं के लिए चीनी नजराना शब्द का इस्तेमाल करते थे। राष्ट्रकूटों के पतन के बाद उनका स्थान ग्रहण करने वाले चालुक्यों से भी चोल शासक के बराबर लोहा लेते रहे। इन्होंने उत्तर चालुक्य कहा जाता था। इनकी राजधानी कल्याणी थी। चोलों और उत्तर चालुक्यों के बीच संघर्ष का कारण था यह दोनों वेंगी तुंगभद्र दोआब उत्तर पश्चिम कर्नाटक में गंग देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। इस स्पर्धा में दो में से कोई भी एक पक्ष निर्णायक विजय नहीं प्राप्त कर सकता था। अंत में इस संघर्ष में दोनों की शक्ति चुक गई। ऐसा भी लगता है इन दोनों युद्ध ज़्यादा निष्ठुर होते जा रहे थे। चोल शासक ने चालुक्य नगरों पर, जिसमें कल्याणी भी शामिल था, हमले कर खूब लूटपाट की और कत्लेआम मचाया। ब्राह्मणों और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। पांड्य देश भी उन्हें ऐसी ही नीति अपनाई गई। वहाँ की आबादी को आतंकित करने के लिए उनकी बीच सैनिक बस्तियाँ बसा दी गई। उन्होंने श्रीलंका की विजय की प्राचीन राजधानी अनुराधपुर को बर्बाद कर दिया। उनके राजा और रानी के साथ दुर्व्यवहार किया। ये घटनाएं चोल साम्राज्य के इतिहास पर कलंक है। लेकिन जब एक के बाद वे किसी देश को जीत लेते थे तो वहाँ अच्छी शासन प्रणाली कायम करने की कोशिश करते थे। चोल प्रशासन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वह साम्राज्य में सर्वत्र गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता था। 12वीं सदी के दौरान चोल साम्राज्य फलता फूलता रहा, लेकिन 13वीं सदी के अंतिम चरण में उनका पतन प्रारंभ हो गया। महाराष्ट्र के क्षेत्र में उत्तर चालुक्य साम्राज्य भी 12वीं सदी में मिट गया। दक्षिण में चोलों का स्थान पांडे और होलसेलों ने ले लिया। चालुक्यों की जगह यादव और काकतीय राजवंश स्थापित हुए। इन राज्यों ने कला और स्थापत्य को खूब संरक्षण दिया। यह दुर्भाग्य था कि वे आपस में हमेशा लड़ते फिरते और कमजोर पड़ गए। लड़ाई में शहरों को लूटते और क्षति पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि वे मंदिरों को भी नहीं बख्शते थे। अंत में 14वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली के सुल्तानों ने उन्हें मिटा दिया। चोल प्रशासन में राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। सारी सत्ता उसके हाथों में केंद्रित थी, लेकिन सलाह देने के लिए मंत्रियों की एक परिषद भी होती थी। प्रशासन में संपर्क रखने के लिए राजा दौरे पर निकलता रहता था। चोलों के पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हस्ती सेना, अश्वारोही सेना और पैदल सेना शामिल थी। ये तीनों शाखाएं सेना के 3 अंग मानी जाती थी। पैदल सेना आमतौर पर भालों से लैस होती थी। अधिकतर राजा अंगरक्षक रखते थे, जो जान देकर भी उनकी हिफाजत करने के लिए प्रतिबद्ध होते थे। वेनिशियाई यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी में केरल की यात्रा की थी। उनका कहना था, जब राजा मरता था तो उनके सभी अंगरक्षक सैनिक उनके साथ चिता में जल मरते थे। पूरी संभावना है कि यह कथन अतिरंजित हो। जैसा कि हम देख चुके हैं, चोलों के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिसका मालाबार और कोरोमंडल तट पर बोलबाला था। एक समय था जब पूरी बंगाल की खाड़ी में उसकी तूती बोलती थी। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था। मंडलम, वलनाडु और नाडुओं में बटे होते थे। कभी कभी राज परिवार के सदस्य प्रांतीय प्रशासक नियुक्त किए जाते थे। अधिकारियों को आमतौर पर राजस्व भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। चोल शासकों ने राजमार्गों का एक अच्छा खासा ताना बाना कायम किया। ये राजमार्ग व्यापार के काम आने के साथ साथ सेना की गतिशीलता की भी अभिवृद्धि करते हैं। चोल साम्राज्य में वाणिज्य व्यापार खूब फल फूल रहे थे और व्यापारियों को कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियाँ गिल्ट, जावा और सुमात्राओं के साथ व्यापार करती थीं। चोलों ने सिंचाई की ओर भी ध्यान दिया। कावेरी तथा अन्य नदियों का प्रयोग इस प्रयोजन के लिए किया जाता था। सिंचाई के लिए बहुत सारे तालाब बनवाए। कुछ चोल शासकों ने भूमि प्राप्त करके राजस्व के सरकारी हिस्से का निर्धारण करने के उद्देश्य से भूमि का व्यापक सर्वेक्षण करवाया, लेकिन हमें मालूम नहीं कि राजस्व में सरकार का हिस्सा ठीक ठाक कितना है। भूमि कर के अलावा चोल शासकों की आमदनी के जरिए दूसरे भी थे, जैसे व्यापारिक चुंगी, पेशों पर लगाए जाने वाले कर, पड़ोसी प्रदेशों की छूट से मिलने वाला माल असबाब। चोल प्रशासक खूब समृद्ध संपन्न थे, इसलिए वे अनेक शहरों, मंदिरों और भव्य स्मारकों का निर्माण करा सकें।
राष्ट्रकूट साम्राज्य के कुछ इलाकों में हम गांवों के स्थानीय स्वशासन की चर्चा ऊपर कर चुके हैं। चोलकालीन अभिलेख की प्रचुरता कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की अधिक जानकारी प्राप्त है। अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख देखने को मिलता है। इनमें से एक उर और दूसरी सभा या महासभा। उर गांव की आम सभा थी, लेकिन महासभा के कार्यकलाप के संबंध में हमें अधिक जानकारी है। ये अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा थी। अग्रहारों में ब्राह्मण लोग निवास करते थे और वहाँ की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी। इन गांव में काफ़ी स्वायत्तता प्राप्त रहती थी। गांव के मामले एक कार्यकारिणी समिति संभालती थी। इसके समिति के सदस्य संपत्तिशाली शिक्षित लोग होते थे। सदस्यों का चुनाव पर्चियाँ निकालकर या बारी के अनुसार किया जाता था। ये सदस्य हर 3 वर्ष के बाद हट जाते थे। शांति सुव्यवस्था कायम रखने, न्याय व्यवस्था चलाने, भू राजस्व निर्धारण और वसूली आदि में सहायता करने के लिए दूसरी समितियाँ होती थी। तालाब समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी। ये खेतों को पानी को वितरित करने के काम में देखरेख करती थी। महासभा नई जमीनों का बंदोबस्त कर सकती थी, उन पर स्वामित्व के लिए अधिकारों का प्रयोग कर सकती थी। वह गांव के लिए ऋण भी ले सकती थी, कर लगा सकती थी। इन चोल गांवों को प्राप्त स्वशासन का एक श्रेष्ठ व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का उपयोग किसी हद तक दूसरे गाँव में भी किया जा सकता था, लेकिन स्थानीय मध्यस्थों के बढ़ते जोर के कारण इनकी स्वायत्तता मर्यादित हो गई। सांस्कृतिक जीवन। चोल साम्राज्य के विस्तार और उसके विशाल संसाधनों के फलस्वरूप चोल शासकों को तंजावुर, गंगई, कोलचोलपुरम, काची आदि महानगरों का निर्माण करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। शासकों की गृहस्थियाँ बड़ी बड़ी होती थी। उनके प्रासाद विशाल, भव्य और खूब लंबे चौड़े भोजन कक्ष, विस्तृत उपवन, चबूतरे बने होते थे। हमें 5-5 मंजिलों की इमारतों का उल्लेख देखने को मिलता है। दुर्भाग्य उसमें से आज भी कोई शेष नहीं है। चोल राजधानी गंगईकोट चोलपुरम तंजौर के निकट मात्र एक छोटा सा गांव रह गया था। उस काल में साहित्य के राजाओं के भव्य प्रसादों और धारण वर्ग के व्यापारी उतने ही भव्य अवसार वर्णन देखने जा सकते हैं। चोल शासन काल में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। इस काल में स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय होती उसे द्रविड़ शैली कहते हैं, क्योंकि यह मुख्यतः दक्षिण भारत तक सीमित थी। इस शैली की मुख्य विशेषता थी गर्भगृह के ऊपर एक के बाद कई मंजिलों का निर्माण। क्या विशेषता थी? गर्भगृह के ऊपर एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण। मंजिलें 5 से 7 तक होती थी। ये एक खास शैली बनी होती थी जिसे विमान शैली कहा जाता था। मंदिर के मुख्य भवन के सामने स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था, जिसकी सत छपाट होती थी। स्तंभों को खूब अलंकृत किया जाता था। कक्ष को मंडपम कहते हैं। ये थे श्रोता कक्ष। इसके ऊपर इसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा विशेष त्योहारों उत्सव के अवसर पर आयोजित नृत्य समारोह आदि के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। देवदासियाँ नृत्य किया करती थी। देवदासियाँ देवताओं की सेवा में अर्पित स्त्रियाँ होती थीं। कभी कभी मुख्य मंदिर के चारों ओर परिक्रमा बना दी जाती थी। इस प्रक्रिया में मंदिर के अधिश्रेष्ठ देवता को छोड़कर अन्य देवी देवता की प्रतिमाएँ भी रखी जाती थीं। मंदिर के चारों एक विशाल परिक्रमा पथ होता था, जो कि ऊंचे 4 दीवारों में घिरा होता था। 4 दीवारों की जगह जगह ऊंचे सिर द्वार बने होते थे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था। कालांतर में विमानों की ऊंचाई बढ़ती गई और आंगनों की संख्या 2-3 तक पहुंच गई। साथ ही गोपुरम को भी अधिक अलंकृत किया जाने लगा। इस प्रकार मंदिर एक तरह का छोटा सा शहर व प्रसाद बन गया, जिसमें पुरोहितों को रहने के कमरे के अलावा बहुत से कक्ष होते थे। मंदिरों का खर्च चलाने के लिए आमतौर पर उन्हें राजस्व मुक्त भूमिदान दिया जाता था। संपन्न व्यापारी भी उन्हें भूमिदान व नगद अनुदान देते थे। कुछ मंदिर इतने समृद्ध होते थे कि वो महाजनी करने लगे, व्यवसायों में भाग लेने लगे। उन्हें कृषि सुधार, कुएं, तालाब खोदने और नहरें खुदवाने आदि पर व्यय किया और कृषि का विस्तार हो सके। द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण कांचीपुरम के कैलाश मंदिर है, लेकिन इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रथम राजराज द्वारा तंजौर में बनाया गया वृद्धेश्वर मंदिर है। इसे राजराज मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि चोलों के बीच मंदिर में देवी देवता के अलावा रानी की प्रतिमाएं भी प्रतिष्ठित करने का चलन था। मंदिर स्थापत्य का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण गंगईकोट चोलपुरम का मंदिर है। हालांकि आज वह बहुत ही क्षतिग्रस्त अवस्था में है। दक्षिण भारत के अन्यत्र में बहुत से मंदिर बनवाए गए, लेकिन याद रखना चाहिए कि चोल राजा इस प्रकार की गतिविधि के लिए आवश्यक
धन का एक हिस्सा पड़ोस के इलाके की आबादी को लूटकर जुटाते थे। चोलों के पतन के बाद कल्याणी के चालुक्यों होलसेलों के अधीन मंदिर निर्माण का सिलसिला चलता रहा। धारवाड़ जिले में होलसेलों की राजधानी हरवीर में काफ़ी संख्या में मंदिर बनवाए गए। सबसे भव्य होलसेलर मंदिर है जो चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। देवी देवताओं तथा उनके यक्ष यक्षिणी सेवक सेविकाओं की प्रतिमा के अलावा इस मंदिर की दीवारों में उम्दा उत्कीर्ण किया गया है। उत्कीर्णों में जीवन के विविध पहलू जैसे नृत्य, संगीत, युद्ध, प्रेम के दृश्य दर्शाए गए हैं। इस प्रकार जीवन धर्म के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ दिया गया था। आम लोगों के लिए मंदिर पूजा स्थल ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का केंद्र भी थे। इस काल में दक्षिण भारत में मूर्तिकला के एक नई ऊंचाई का स्पर्श किया। उदाहरण श्रवण बेलगोला की गोमेटेश्वर विशाल मूर्ति है। इसका दूसरा पहलू प्रतिभा निर्माण था जिसका सबसे अधिक निखार नटराज की प्रतिमा में हुआ है। इस काल में नटराज की प्रतिमाएं खास तौर पर उसकी कांस्य प्रतिमाएं इस काल के सर्वोच्च नमूने मानी जाती हैं। इस काल में कई सुंदर नमूने विदेशियों के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। इस काल में विभिन्न राजवंशों के शासकों ने कला और साहित्य को भी आश्रय दिया। संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा माना गया और कई राजाओं, विद्वानों, दरबारी कवियों ने इस भाषा की रचना की। इस काल में एक उल्लेखनीय विशेषता क्षेत्रीय भाषा का विकास था। 6वीं से लेकर 9वीं शताब्दी में तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का प्रादुर्भाव हुआ। अलवार नयनार कहे जाने वाले ये संत विष्णु और शिव के भक्त होते थे। इन्होंने तमिल और संबंधित क्षेत्र की अन्य भाषाओं और गीतों भजनों की रचना की है। इन संतों की रचनाओं को 12वीं सदी के प्रारंभ में तिरुमरई नाम से 11 जिलों में संकित किया गया है। इन रचनाओं को पवित्र माना जाता है। 5वें वेद का दर्जा दिया जाता है। कंबन का काल, जो कि विद्वानों की राय में 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का प्रारंभिक चरण था, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कंबन को रामायण को तमिल साहित्य की उच्चतम कोटि का रचना माना जाता है। समझा जाता है कि कंबन एक चोल राजा के दरबार में रहता था। वह अनेक रचनाकारों में रामायण और महाभारत से अपनी रचनाओं के विषयों में चयन किया, जिससे युगातीत महत्व के ग्रंथों का जीवन अधिकाधिक प्रवेश हुआ। इस काल में कन्नड़ भी साहित्य की भाषा के रूप में निखरी। हालांकि ये तमिल की अपेक्षा एक नई भाषा थी। राष्ट्रकूट, चालुक्य और होलसेल राजाओं ने कन्नड़ और तेलुगु दोनों को संरक्षण दिया। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने कन्नड़ में काव्य शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी। कई जैन विद्वानों ने भी कन्नड़ के विकास में योगदान दिया। पंपा, पोन्ना, रन्ना कन्नड़ काव्य के रत्न माने जाते हैं। कौन? पंपा, पोन्ना और रन्ना। यद्यपि ये विद्वान जैन धर्म से प्रभावित थे, तथापि उन्होंने रामायण, महाभारत से लिए गए विषयों पर खूब लिखा। चालुक्य राजा के दरबार में रहने वाले नन्नैया महाभारत के तेलुगु पाठ तैयार किया कि नन्नैया ने। उनके प्रारंभ किए गए कार्य को 13वीं सदी में तिकन्ना ने पूरा किया। तमिल रामायण की तरह तेलुगु महाभारत भी एक अप्रतिष्ठित रचना है जिसे बाद के कवियों ने भरपूर प्रेरणा दी। अनेक प्रचलित लोक विषयों को रचनाएं भी की गई। लोकप्रिय विषय संस्कृत से नहीं लिए गए। इनमें लोक भावनाएं प्रतिबंधित जिन्हें तेलुगु में देसी कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं दक्षिण भारत में 18वीं से लेकर 12वीं सदी का काल न केवल राजनीतिक एकीकरण बल्कि सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस काल में वाणिज्य व्यापार की खूब उन्नति हुई, कृषि का विस्तार हुआ। इस काल अवधि को दक्षिण भारत इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जा सकता है।